चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, अगर आप लोग आज गुजराती के एग्जाम देने वाले हो तो ये बातें कुछ ध्यान में रखना जो आज हम लोग समझ रहे हैं। आपकी गुजराती के एग्जाम है ना, तो उसके लिए कैसी पेपर पैटर्न होती है, उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखनी है बातें, वो थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। ठीक है ना, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने इंग्लिश के लिए भी बात की थी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एक ही स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम आती है, वो आती है आपकी लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, आप स्पेलिंग मिस्टेक, जोड़नी मिस्टेक जितनी कम कर रहे हो, उतना समझो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। यही एक मेन चीज आपकी पकड़ में होनी चाहिए, तो आपकी मार्किंग को कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैथ्स की तरह नहीं है कि जिसमें फॉर्मूलाज याद रखनी पड़े, साइंस की तरह कॉन्सेप्ट याद रखने पड़े, ऐसा नहीं है। ये आपके जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं, आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। तो इसमें जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी ना, उतने आपके मार्क्स ज्यादा हैं। ये सीधी सी बात रहती है, बरोबर। तो इसीलिए ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मीन जोड़ने के ऊपर और आपकी प्रॉपर राइटिंग के ऊपर ध्यान में रखना। ये दो चीजें हुई तो प्रेजेंटेशन, टाइमिंग, ये सब चीजें तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। फिर भी आज के वीडियो में समझते हैं हम लोग कि भाई प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे लिखने हैं, कि क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो ना करें एग्जाम में। उसके लिए कुछ बातें समझते हैं। पहले फॉर्मेट भी समझ लेते हैं कि क्या क्या है, आपका पेपर पैटर्न कैसा है गुजराती का, वो भी समझे। और उसके साथ साथ ही लिखना भी कैसा है, हर सेक्शन वो भी समझ लेते हैं। गुजराती में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कहो तो वो आपके क्वेश्चन आंसर्स, मतलब आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है। सेक्शन ए आपका गद्य का आता है। गद्य मतलब कि भाई सब चैप्टर्स, उसके रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। और सेक्शन बी में सेम सेम चीजें ही आती हैं, पर पद्य की, मतलब पोयम्स की आती हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें रहती है ना। अच्छा, अब जैसे सेक्शन ए में रहता है सबसे पहले जोड़ का जोड़ो। जोड़ का जोड़ो मतलब कि भाई मैचिंग्स आते हैं। 3 मार्क के आते हैं आपके, मैचिंग, 3 मैचिंग रहते हैं। अब मैचिंग में जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो जनरली क्या पूछा जाता है, राइटर्स के नेम पूछे जाते हैं, मतलब लेखक के नेम। साहित्य प्रकार आता है उसमें। हाँ, कभी कोई चैप्टर होता है तो चैप्टर का कैरेक्टर कौन सा है, वो कैरेक्टर पूछा जाता है। बरोबर, कि भाई सपोज वो जेठी बाई है, वो कौन से चैप्टर में है। ठीक है, या वो तो चैप्टर का ही नाम है, पर भाई ऐसे ऐसे कोई कैरेक्टर होगा कि ये कैरेक्टर कौन से चैप्टर का है। तो ऐसे कैरेक्टर के नेम पूछे जाएंगे, चैप्टर के नेम, राइटर के नेम, साहित्य प्रकार। बरोबर, ये सब बातें जोड़का में आएगी। वो ध्यान में रखना आप लोग। 3 मार्क का वैसे आएगा। दूसरा, खाली जगह आती है आपकी 2 मार्क की। खाली जगह पूरा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आती है 2 मार्क्स की। वो आपके चैप्टर के ही इंटरनल पूछेंगे। इंटरनल कुछ भी पूछेंगे, कि कोई भी जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं ना, उसी में से ही ब्लैंक बना के पूछते हैं। बरोबर, 2 मार्क की ब्लैंक्स आएगी, खरा खोटा आएगा 2 मार्क का। खरा खोटा मतलब ट्रू और फॉल्स आएंगे, ये भी आपके चैप्टर के इंटरनल आएंगे। आपके क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, कि चैप्टर में ये सब बातें थी, ऐसी ऐसी कहानी थी चैप्टर की, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये ट्रू और फॉल्स आप आसानी से लिख पाओगे। बरोबर, ये खरा खोटा। फिर एक एक वाक्य में उत्तर, 1 सेंटेंस जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं वही याद करना, ऑलमोस्ट उसमें से आते हैं। 1 सेंटेंस 3 मार्क के पूछे जाते हैं। फिर बेत्रण वाक्य में उत्तर, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो, वो 2 मार्क के क्वेश्चन गमे ते बे, मतलब के एनी 2 लिखने हैं, 3 होते हैं। 3 होते हैं, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं। 4 मार्क का वो आएगा, 2 2 मार्क के क्वेश्चन। और आखिरी में सविस्तार उत्तर आते हैं। सविस्तार उत्तर मतलब कि भाई जो ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं आपके, डिटेल क्वेश्चंस, उसमें भी गमे थे बे एनी 2 लिखने हैं। 3 होते हैं, 3 होते हैं, उस 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो 6 मार्क के, मतलब 3 3 मार्क के 2। और सेक्शन ए में जो है, वो सेम चीजें यहाँ पे भी रिपीट होती है। जोड़ का, खाली जगह, खरा खोटा, एक वाक्य, बे वाक्य, सविस्तार, सेम चीजें और सेम मार्किंग इसमें भी रिपीट होती है सेक्शन बी में। पर ये सब चीजें आएगी पद्य में से। बरोबर ना, जो भाई मैचिंग आएंगे उसमें कवि का नाम आएगा, साहित्य प्रकार आएगा, कोई पोयम की लाइन लिखी गई होगी, वो पूछा होगा कि ये लाइन कौन सी पोयम की है, ऐसे मैचिंग वाइज पूछा जाएगा। बरोबर, तो ये चीज ध्यान में रखना, ए और बी दोनों सेम है। और लिखोगे कैसे, तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था ना, उसी तरह से आप गुजराती में भी कोई भी टॉपिक अगर लिख रहे हो ना, तो हर टॉपिक के लिए पहले ऊपर मेंशन करो। ठीक है ना, सिंपल सी प्रेजेंटेशन यही रखो कि ऊपर हर चीज मेंशन करो कि हम ये चीज लिखना शुरू करें। जितना आप मेंशन क्लियर करोगे ना, उतनी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। भाई, अगर आप सेक्शन ए लिख रहे हो, तो सेक्शन ए के लिए भाई यहां हेडिंग में रखता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन ए।
बराबर ना, या विभाग जो भी लिखो उसे, तो गुजराती हिंदी यहाँ पे चलेगा, गुजराती हिंदी इंग्लिश कैसे भी ये यहाँ चलेगा। फिर जैसे ये लिखते हो कि भाई पहले जोड़का है, तो भाई यहाँ बिल्कुल बीच में लिखा करो, अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है, बिल्कुल बीच में लिखो जोड़का जोड़ो, जोड़का जोड़ो और फिर मैचिंग। अच्छा, मैचिंग लिखनी है तो मैचिंग कैसे लिखोगे, ऐसे एक सिंपल सा बॉक्स बना लिया करो या लाइन कर दिया करो, ऐसे खाली बीच में एक लाइन कर दो तो भी ठीक है। जोड़का में जोड़का की तरह ही लिखो, अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है। जोड़का में कैसे होता है, ए साइड पे 2 ऑप्शंस होते हैं, सॉरी 3 ऑप्शन होते हैं 3 मार्क के, और बी साइड पे 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 में से करेक्ट हमें 3 लिखना है ना, मैचिंग करना है ना, करेक्ट। तो उसमें ऐसे कि भाई यहाँ पर ये अ लिखो, अ, और यहाँ पर ब, और ब्रैकेट में लिखो उसमें जवाब, कि भाई ये बी में ही आप सामने ही आंसर लिख रहे हो, बराबर ना, सामने ही आंसर लिख रहे हो, ऐसे मैचिंग करके लिखो। भाई यहाँ पे आपका 1 2 3, भाई 1 में जो भी है और उसके सामने उसका करेक्ट जवाब, 2 में जो भी आंसर है उसके सामने करेक्ट जवाब, भाई 3 में जो भी है उसके सामने उसका करेक्ट जवाब। ठीक है, मैचिंग इस तरह से लिखा करो, ऊपर हेडिंग जोड़का जोड़ो और छोटा सा एक बॉक्स बना दिया करो। भाई टाइम नहीं जाता है इतना, तो हमें बनाना पड़ेगा मैचिंग के लिए। फिर उसके बाद खाली जगह पूरो, तो खाली जगह पूरो में जो हम लिखते हैं कि भाई यहाँ बिल्कुल बीच में लिखो खाली जगह, और उसके बाद बरोबर नंबर, भाई जैसे 4 5 करके आप प्रॉपर नंबर दो यहाँ पे, ठीक है ना, 2 मार्क के रहेंगे उसमें, तो 4 और 5 वो नंबर होंगे। और उस खाली जगह में खाली आंसर लिखोगे तो भी चलेगा और पूरा सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होगी ना, आप खाली ब्लैंक का आंसर लिख दोगे ना कि भाई एक ही आंसर जो आंसर है उसका, तो भी चलेगा, और पूरा सेंटेंस लिख दोगे तो भी चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में कोई टाइम भी नहीं जाता कि आप पूरा सेंटेंस भी लिख रहे हो तो, बराबर। फिर ट्रू और फॉल्स आते हैं, खरा खोटा, तो खरा खोटा भी वैसे ही कि एक लाइन छोड़कर, भाई खरा खोटा, और खरा खोटा में भी सपोज 2 मार्क के हैं तो 6 और 7 सिर्फ ट्रू और फॉल्स, पर निशानी नहीं, निशानी नहीं, खरू या खोटू ऐसे लिखा करो उसमें, बरोबर, कि भाई निशानी खाली नहीं कि आप खाली राइट और खाली रॉन्ग ऐसे करते हो। भाई खरा खोटा है तो उसमें ऐसे लिखा करो कि भाई जो भी सही हो तो खरू, गलत हो तो खोटू, ठीक है ना, ऐसे वर्ड लिखना तो वो प्रॉपर रहेगा। साइन करोगे तो चलेगा, गलत तो नहीं है, बट ये लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है उसमें, है ना, खरू या खोटू, बरोबर। फिर एक एक वाक्य में उत्तर लिखोगे तो एक एक वाक्य में तो चलो पूरा ही लिखना है हमें, यहाँ बिल्कुल बीच में लिखते हैं कि एक वाक्य में उत्तर, और यहाँ पे क्वेश्चन 8 9 10 करके शुरू करेंगे, बराबर। एक एक वाक्य में उत्तर, वो वहां तो पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है, 1 वर्ड नहीं लिखना है। भले आपके पूरे आंसर में एक ही वर्ड लिखना हो, पर यहाँ एक वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस ही लिखना पड़ता है। हाँ, ये चीजें ध्यान में रखना, पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। एक वाक्य में उत्तर है, 3 मार्क के पूछेंगे उसमें पूरा सेंटेंस। इसमें भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसी में से ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर बाहर के नहीं आते, तो उसके क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद करना। 2 वाक्य 3 वाक्य में भी वैसे ही पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट बुक के पीछे हैं, उसे पक्का याद कर लेना आप। 2 वाक्य में उत्तर है तो वो भी वैसे ही कि उसको एक लाइन छोड़कर हम लोग लिखें कि 2 वाक्य में उत्तर, 2 वाक्य में उत्तर, बराबर। उसमें देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11, और 2 3 सेंटेंस है ना, इसमें इंट्रोडक्शन लिखने की जरूर नहीं है, जो प्रस्तावना लिखते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो लिखने की जरूर नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली जो है वो आंसर लिख लो, डायरेक्टली जो मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी का ही। अच्छा 2 3 मार्क में है तो करीबन आपकी 4 से 5 लाइन का आंसर होना चाहिए, 4 5 लाइन का आंसर वो इनफ है, एकदम छोटा भी नहीं एकदम बड़ा भी नहीं। आप एक आध लाइन का ही आंसर लिखोगे तो वो गलत देंगे, मार्किंग कट होगी। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना, वहां बोर्ड में जाके ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो डाइजेस्ट में पढ़ा था उसमें तो इतना सही था एक लाइन का ही, तो मैंने एक ही लाइन लिखी। बोर्ड वाले ये रेफर नहीं करते कि भाई मैंने डाइजेस्ट में से ही पढ़ा था, मैंने टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा था, मैंने इसी में से ही पढ़ा, आप किसी में से भी पढ़ो, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है ना, चेकर्स को प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसीलिए बेत्रोण वाक्य ना उत्तर हो तो उसमें 4 से 5 लाइन का आंसर लिखा करो, थोड़ा सा अपना बनाकर, थोड़ा सा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया करो। जितना ओन वर्ड, गुजराती मैंने पहले ही बोला ये लैंग्वेज है, इसमें जितना ओन वर्ड्स में लिखोगे, जितना सही लिखोगे लैंग्वेज वाइज, उतने आपके मार्क्स ज्यादा है, बरोबर ना। तो इसलिए ये बातें ध्यान में रखते हैं, बेत्रोण वाक्य में 4 5 लाइन का आंसर, एक एक वाक्य में आप एक लाइन का आंसर लिखो ठीक है,
इनफ है, वो एक ही लाइन लिखना है उसमें, जबकि इसमें एक लाइन का नहीं, भले आंसर एक ही लाइन का हो ना, उसे भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, चैप्टर वाइज थोड़ी और डिटेल ऐड करनी है उसमें, ठीक है, ये बातें समझना। फिर उसके बाद जो सविस्तार उत्तर है, तो उनमें भी वैसे ही भाई यहाँ लिखोगे बे 3 वाक्यમાં उत्तर, अब यहाँ स्पेस नहीं है, फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे सविस्तार, सविस्तार उत्तर। सविस्तार उत्तर में भी भाई जो भी आंसर हो, कि सपोज भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, आप 13 या 14 वहां पे है भाई, वहां पे आप शुरू करोगे, ठीक है ना, तो वैसे सविस्तार उत्तर। अच्छा, सविस्तार उत्तर कैसे, आपके 3 मार्क का आता है सविस्तार उत्तर, तो ये 2 पैराग्राफ में होना चाहिए आपका, एक पैराग्राफ आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना आपकी, जैसे आप इंग्लिश में भी लिखते हो उसी तरह से, कि सबसे पहले ऊपर जो है वो चैप्टर का नेम, चैप्टर का नेम, राइटर का नेम, उसका साहित्य प्रकार, चैप्टर का शॉर्ट समरी, वो उसमें लिखना है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई આ પ્રશ્ન આ પાઠમાંથી પૂછવામાં આવ્યો છે, જેમના લેખક આ છે, जो भी लेखक का नाम हो, આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર આ છે, है ना, जो साहित्य प्रकार हो, અને આ પાઠમાં આ વિશે લખવામાં આવ્યું છે, आ विषय मतलब जो चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है वो उसमें लिखेंगे, कि भाई इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है, बता रही ध्यान। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन आपकी इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में पूरा आंसर हम लिखना शुरू करते हैं, बराबर ना, फिर पूरा आंसर उसमें बनता है, ये सविस्तार उत्तर के लिए। अच्छा, 3 मार्क में है तो ये भी कितना, तो 3 मार्क के लिए आपका जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री आती है, A4 साइज की आती है लार्ज सप्लीमेंट्री, तो उसमें आपका 75% पेज या एक पेज, उससे ज्यादा नहीं, 75% भी बहुत हो गया, 3 में से 3 मिल जाते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, जोड़नी अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपने मतलब बरोबर कॉन्सेप्ट वाइज लिखा है, तो 3 में से 3 मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जो स्कूल में कॉन्सेप्ट कहता है ना कि नहीं भाई इसमें आधा मार्क तो कट होता ही है, 1 मार्क तो कट होता ही है, नहीं होता बोर्ड में, अगर आपने प्रॉपर लिखा है तो 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बरोबर, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो इसीलिए वो चीज ध्यान में रखना भाई। तो सविस्तार उत्तर वैसे ही लिखना, एक पैराग्राफ आपकी इंट्रोडक्शन की, और फिर जो है वो एक पैराग्राफ में आपका वो रहेगा मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका प्रॉपर आंसर, बस 75% पेज जितना आपको लिखना है, बे 3 वाक्य में आप लिखते हो भाई 4-5 लाइन 6 लाइन इतनी, और ये इसमें वो 75% पे, भले आंसर छोटा भी हो तो थोड़ी सी एडिंग करके हमें लिखना पड़ता है, बराबर। तो सेक्शन ए ऐसे प्रेजेंटेशन करना भाई, सब आंसर ऐसे लिखना भाई, गाली खाली जगह है, ये जोड़ का है, खरा खोटा है, एक वाक्य, बे वाक्य, सविस्तार, ऐसे प्रॉपर अलग अलग, बीच में ये हेडिंग जरूर देना कि जिससे पता चले कि आप लोग ये हर चीज अलग अलग लिख रहे हो, है ना, खाली नंबर होते हैं तो वो चीज अच्छी नहीं लगती, प्रेजेंटेशन सही नहीं लगती है। और सेक्शन बी में भी सेम वैसा ही, सेक्शन बी भी सेम ही रहेगा, उसमें खाली पद्य का सब चीजें सेम, जोड़का, खाली जगह, खरा खोटा, एक वाक्य, सब चीजें सेम रहती है, पर ये सब पोयम में से आते हैं, तो उसका भी सेम प्रेजेंटेशन रखना, वैसे ही जोड़का लिखना, वैसे ही खाली जगह, खरा खोटा, एक वाक्य, बे वाक्य, सविस्तार। पोयम में भी वैसे ही एक वाक्य वाले आंसर लिखो तो वो 1-1 सेंटेंस के ही लिखना है, बेत्रोण वाक्य में उत्तर, तो बेत्रोण वाक्य में उत्तर वो लिखते हैं 2-3 सेंटेंस के, है ना, 2-3 सेंटेंस मतलब वही 5-6 लाइन का आपका होना चाहिए, और सविस्तार उत्तर में लिखेंगे आपका 75% जितना पेज, ना हो तो थोड़ा ऐड करते हैं, पर ऐड मीनिंगफुल करना भाई, कुछ भी मत लिखना, बरोबर, या एक ही चीज रिपीट करते रहो ऐसे नहीं, थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंटेंसेस उसमें ऐड करना, तो उतना आपकी ज्यादा मार्किंग रहेगी। समझ आ रही है ना बात, सेक्शन ए और बी कैसे लिखना है, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन याद रखना, ए और बी आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड है, टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। फिर सी और डी आपके जनरल गुजराती के ऊपर डिपेंड है ना, जनरल गुजराती जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ध्यान रहेगा। अब सी और डी में भी कैसे लिखना है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। फिर जैसे सेक्शन सी में है आपका व्याकरण विभाग, मतलब कि ग्रामर सेक्शन आता है ना, 16 मार्क का आपका ग्रामर आता है, कुछ एमसीक्यू पार्ट में आते हैं तो कुछ डायरेक्टली आता है। अभी तो मैं ग्रामर की प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, फिर इसका एक अलग से वीडियो है, या तो अगर नहीं बना हुआ है तो इस वीक में बन रहा है हमारा, ठीक है, तो इसका एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें आप लोग देख लेना कि भाई ग्रामर के हर एक के रूल्स क्या हैं। अभी मैं रूल्स नहीं समझा रहा हूँ, बट खाली प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है वही, कि ए और बी में जैसे लिखा वैसे ही ये सेक्शन सी में भी लिखना है। अब इसमें आपके आते हैं ना समानार्थी आते हैं 2 मार्क के, समानार्थी जो समानार्थी रहते हैं उसमें 2 मार्क के एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, ये चीज आपकी एमसीक्यू की रहेगी,
2 मार्क का एमसीक्यूज। समानार्थी में मीनिंग्स आते हैं ना, हर टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपके हर चैप्टर के पीछे ग्लोसरी शब्दार्थ दिए गए हैं, उसी में से ये समानार्थी पूछे जाते हैं। और समानार्थी कैसे पूछते हैं आपको, तो समानार्थी जो 2 मार्क के आते हैं उसमें ऑप्शन वाइज होते हैं, एक में वर्ड दिया गया होता है और पता करना होता है कि इसमें से करेक्ट समानार्थी कौन सा है, सही समानार्थी कौन सा है वो। और एक में समानार्थी की पैर होती है, मतलब 3 क्वेश्चन 3 आंसर भी लिख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से गलत समानार्थी कौन सा है वो पता करना है। बराबर, जो 2 मार्क के समानार्थी पूछेंगे, मीनिंग्स पूछेंगे, एक में 3 ऑप्शन में से 3 ही ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन में से एक में सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा समानार्थी सही है, और एक में बताना है कौन सा समानार्थी गलत है। बरोबर, ऐसे समानार्थी पूछते हैं। तो समानार्थी जैसे पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे भी सेक्शन सी में बिल्कुल बीच में लिखते हैं कि भाई समानार्थी, और उसके बाद सपोज 33 वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो 33 और 34 दो आते हैं, उसमें खाली ऑप्शन लिखना कि भाई सपोज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऐसे। बराबर ना, सिर्फ ऑप्शन लिखना है उसमें कि भाई ये 33 ऑप्शन ए, 34 ऑप्शन बी। ठीक है, भले वर्ड नहीं लिखना है पर ऑप्शन बरोबर लिखना है, ये जरूरी। वर्ड भले ना लिखो वो चलेगा। समानार्थी 2 मार्क के आते हैं, एक में सही समानार्थी, एक में गलत बताना है। वैसे ही दूसरा जो है वो विरोधी आता है 2 मार्क का। 2 मार्क के विरोधी शब्द, अपोजिट वर्ड्स जो आते हैं, अपोजिट वर्ड भी वैसे ही होते हैं कि एक में क्वेश्चन होता है, ऑप्शन में से बताना है सही अपोजिट वर्ड कौन सा है, सही विरोधार्थी कौन सा है वो बताना है, और एक में बताना होता है कि गलत कौन सा है। बराबर ना, एक में सही बताना है, एक में गलत बताना है, ऐसे आएंगे ना। ये विरोधी 2 मार्क का पूछा जाएगा। तो वैसे ही बिल्कुल बीच में लिखेंगे विरोधी, विरोधी, फिर उसके बाद 35 और 36 वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें भी ऑप्शन वाइज लिखेंगे। भाई सपोज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, जो भी ऑप्शन हो उसमें, ये भी एमसीक्यू टाइप आएंगे, वैसे ही लिखना है। फिर जोड़नी भी वैसे ही, अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ पर वैसे ही इसके बाद जो है वो जोड़नी, बिल्कुल बीच में जोड़नी, और ऐसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, एक ही वर्ड तो लिखना है, बीच में जोड़नी, चेक करने वाले को पता चलते हाँ भाई देखो ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, मस्त प्रेजेंटेशन लगती है हमें। बराबर, समानार्थी लिखे 2, एक लाइन बीच में छोड़ दो, फिर विरोधी 2 लिख दिए, एक लाइन छोड़ दो, फिर जोड़नी। जोड़नी भी 2 मार्क में आती है, 90% इसमें भी ऐसा ही आता है कि भाई एक में गलत जोड़नी बतानी होती है, 3 ऑप्शन में से एक में सही। बराबर, ज्यादातर एक इसमें ब्लैंक पूछते हैं जोड़नी में, एक में तो नॉर्मली होता है कि भाई 3 ऑप्शन है, बताओ इसमें से करेक्ट जोड़नी कौन सी है, साची जोड़नी शोधो। बराबर ना, तो उसके लिए एक तो आपको डायरेक्टली पूछते हैं जोड़नी में, और एक पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। कोई भी टेक्स्ट बुक की कोई ब्लैंक होती है और बताओ कि इस ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। नीचे तीनों ऑप्शन में आंसर सेम ही होते हैं, खाली जोड़नी अलग अलग होती है। बरोबर, खाली जोड़नी अलग अलग होती है, उसमें से करेक्ट जोड़नी बतानी है। तो सिंपल जोड़नी में भी कोई ब्लैंक्स याद नहीं करनी है, जनरल ग्रामर के हैं, जो आपकी स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी स्पेलिंग गलत है, वो इसमें पूछते हैं 2 मार्क में। फिर 1 मार्क में संधि और 1 मार्क में समास आता है, इसके रूल्स आते हैं। बरोबर ना, संधि समास के रूल्स आते हैं, तो वो रूल्स अलग से वीडियो एक बना हुआ है, उसमें हम देखेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर संधि और समास के रूल्स ना याद रखना हो तो इजीली जो हमारी टेक्स्ट बुक में ग्रामर सेक्शन है, टेक्स्ट बुक में है ना, हर चैप्टर के बीच बीच में ग्रामर दिया हुआ है, आप आगे की इंडेक्स में देखना, उसमें संधि समास करके ग्रामर का पॉइंट है, तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज की संधि और समास है, बराबर, एक्सरसाइज की और बीच बीच के जो एग्जांपल्स दिए हुए, आप उतने भी रीड करके जाओगे ना तो 1 मार्क का ही है वो, उसी में से ही आता है, बाहर का नहीं आता। रूल्स याद कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर आप आखिरी टाइम में बैठे हो, रूल्स याद करने का टाइम नहीं हो रहा है अभी कि भाई संधि समास में कैसे कैसे नियम आते हैं, तो जो टेक्स्ट बुक में संधि और समास के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जो फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, बस खाली वो एक एक बार रीड कर लो, एक एक मार्क का उसमें आ ही जाएगा। बराबर ना, संधि आती है, संधि ना वो कंपाउंड्स आते हैं जो, बराबर, मतलब एक वर्ड होता है, उस एक वर्ड को 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। बराबर भाई, प्रार्थना, तो प्र पस आर्थना, ये जो प्रार्थना, ये जैसे बना, तो ये संधि में रहता है। और समास, समास भी कंपाउंड आते हैं, 2 अलग अलग शब्द ज्वाइन करके जो समास बनता, जो वर्ड बनता हो वो समास कहलाता है, कंपाउंड वर्ड। जैसे आता है ना भाई माता पिता, तो हम कहते हैं माता अने पिता, 2 अलग अलग शब्द से जुड़े। समास के प्रकार आते हैं, आता है ना समास के प्रकार, कि भाई वो द्वंद्व समास आता है, तत्पुरुष समास आता है, कर्मधारय समास, मध्यम पद लोपी, द्विगु समास। तो ये समास के प्रकार हैं, वो याद करने हैं हमें, उसके रूल्स याद करने हैं।
ठीक है ना, उनमें से ही आएगा। समास में वैसे ही वर्ड दिया गया होगा, 3 ऑप्शन भी होंगे, ऑप्शन वाइज ही 3 ऑप्शन भी होंगे और उसमें से बताना है करेक्ट समास का प्रकार कौन सा है। या फिर संधि में भी वैसा ही वर्ड होगा और उसकी संधि नीचे होगी 3 ऑप्शन में, हमें खाली करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी संधि है। ठीक है ना, ये संधि और समास एक एक मार्क का रहेगा उसमें। फिर उसके बाद रूढ़ि प्रयोग आता है, रूढ़ि प्रयोग और कहावत। हाँ, और ये फिर ये एमसीक्यू टाइप नहीं, यहाँ तक जो भी आपका पार्ट था वो सब एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसको ऐसे प्रेजेंटेट करना है। ठीक है ना, कभी समानार्थी, विरोधार्थी, जोड़नी, संधि, समास ऐसे बीच में लिखकर और प्रेजेंट करना उसे। अब ये रूढ़ि प्रयोग, कहावत वो एक एक मार्क के आते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं आते हैं, इसमें हमें खुद उसका मीनिंग लिखना है। रूढ़ि प्रयोग होता है ना कि भाई जो कंपाउंड्स कहते हैं, जो क्लोज कहते हैं, और उसको आपका मीनिंग लिखना है। बराबर, कोई ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली हर चैप्टर के पीछे जो शब्दार्थ हैं उसमें भी ये रूढ़ि प्रयोग दिए गए हैं। यहाँ तो ग्रामर का एक अलग से पार्ट है रूढ़ि प्रयोग का, आपकी टेक्स्ट बुक में ही ग्रामर से अलग से पार्ट है, उसमें कुछ रूढ़ि प्रयोग हैं, वो याद करने, उन्हीं में से ही एक आता है। मतलब ना रूढ़ि प्रयोग, भाई सपोज ऐसे होता है कि जीव माँ जीव आव्यो, भाई इसका अर्थ लिखो, खाली अर्थ, कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, खाली अर्थ उसका, तो उसका मीनिंग लिखना है। तो जीव माँ जीव आव्यो कहते हैं ना भाई, हाश थवी, ठीक है, राहत मड़वी, ये उसका मीनिंग है। तो बस उसका वो मीनिंग लिखना है। उसको भी वैसे अगर मीनिंग लिखना है तो यहाँ बिल्कुल बीच में रूढ़ि प्रयोग, और रूढ़ि प्रयोग में भाई जो भी उसका नंबर आता हो, भाई सपोज अगर 41 नंबर आ रहा है तो यहाँ 41 या आंसर 41 करके बस उसका मीनिंग ऐसे लिखना है, एक मार्क में ही है। बराबर, कहावत भी वैसे ही, आपको कोई कहावत दी गई होगी, उस कहावत का मीनिंग आपको लिखना है। कहावत होगी और उसका मीनिंग आपको खाली एक्सप्लेन करना है, 1 मार्क में ही है वो भी। ठीक है ना, तो उसको भी वैसे ही कि बिल्कुल बीच में लिखते हैं कहावत। कहावत जो भी हो, कि सपोज आंसर 42 है तो आंसर 42 और यहाँ पे उसका मीनिंग। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं आएंगे, खुद ही मीनिंग लिखना है। टेक्स्ट बुक में दी गई है, ग्रामर सेक्शन में सब रूढ़ि प्रयोग कहावत, उसे रीड करना। उसके बाद ये आते हैं आपके 2 मार्क के कर्तरी और कर्मणी वाक्य, भावे और प्रेरक वाक्य। मतलब ये दोनों टॉपिक एक एक मार्क का है, जो वाक्य ना प्रकार करके आपके ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है ना, हमारे ग्रामर सेक्शन में इसका वीडियो बना भी हुआ है, आप एक बार वो वीडियो देखना उसमें, कि भाई वाक्य ना प्रकार क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। ग्रामर सेक्शन में वीडियो बना हुआ है, उसका प्रॉपर रूल है इसका, ये समास का। ठीक है ना, तो उन सब के रूल्स देखने हो तो वो एक एक बार आप वीडियो देखना। और इनमें भी ऑप्शन वाइज नहीं आएंगे। कर्तरी कर्मणी वाक्य आपके वो हुए ना, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। आपको कर्तरी वाक्य होगा, उसको कर्मणी में कन्वर्ट करना है, या इसमें कर्तरी ही होगा, उसको भावे या प्रेरक में कन्वर्ट करना है। बराबर, तो क्या कर्मणी, क्या भावे, क्या प्रेरक, पहले उसके रूल्स याद रखना भाई, अभी मैं वो रूल्स सब बताने नहीं बैठ रहा हूँ। बरोबर, तो ये चीज समझना, और इनमें भी लिखना है तो इनमें भी वैसे ही लिखना, बिल्कुल बीच में लिखना कर्तरी वाक्य, या कर्मणी में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल बीच में लिखना कर्मणी वाक्य, फिर उसका आंसर। दूसरे में भी अगर सपोज कर्तरी दिया हुआ, उसका प्रेरक वाक्य बनाना है तो बिल्कुल बीच में लिखना प्रेरक वाक्य, फिर उसका आंसर। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करना, पर रूल्स के हिसाब से पहले याद करना उसे, प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। फिर विशेषण और विशेषण के प्रकार आते हैं, 2 मार्क में आते हैं। एक क्वेश्चन विशेषण का आता है, एक विशेषण का प्रकार आता है, बरोबर ना। और इन दो में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यू बेस्ड आता है। बरोबर, एक विशेषण के प्रकार आते हैं, वो डायरेक्टली लिखने होते हैं, आपकी ग्रामर में ही देखो, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो ग्रामर का ही देखो उसमें, कि विशेषण उसके प्रकार आते हैं अलग अलग, कि भाई सार्वनामिक विशेषण आता है, सांख्यिक विशेषण आता है उसमें, कि दूसरे अलग अलग विशेषण के प्रकार है, 4-5 विशेषण के प्रकार। तो वो प्रकार आपको याद करने, उसके रिलेटेड वर्ड्स होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी वर्ड दिए गए हैं, कि भाई ये वर्ड हो मतलब ये प्रकार आता है, ये वर्ड तो ये प्रकार, विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं ना, एडजेक्टिव, तो उसके प्रकार दिए गए हैं उसमें। तो उसके हिसाब से वो पहले शब्द याद करने और उसका प्रकार। तो आपको शब्द होगा, सेंटेंस होगा, सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन की गई होगी, उस वर्ड पे अंडरलाइन की गई होगी विशेषण पे, तो आपको उस वर्ड का प्रकार बताना है, कि भाई ये कौन सा प्रकार आता है। बरोबर ना, कि जो भी आता हो, कि भाई जत्थाबंध विशेषण आता है, सांख्यिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जो भी विशेषण का प्रकार आता हो वो प्रकार उसका लिखना है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक विशेषण आता है एमसीक्यू बेस्ड पे, जहां विशेषण में विकारी और अविकारी विशेषण के बारे में बताते हैं, विकारी और अविकारी विशेषण। वो विशेषण का, ये भी विशेषण का प्रकार ही आता है, कि ऐसा विशेषण या ऐसा जो है वो वर्ड जो हर नाउन के हिसाब से बदलता रहता हो।
ठीक है ना, वो विकारी विशेषण जो नाउन के हिसाब से न बदलता हो वो अविकारी विशेषण कहलाए, बराबर। तो ऐसे जो विशेषण के प्रकार हैं वो भी नाम देखना है, इसके रूल्स हैं, अभी वो रूल्स में पूरे पूरे नहीं बता रहा हूँ इसलिए। तो इसमें एक एमसीक्यू और एक जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे विशेषण और उसका आंसर, और एमसीक्यू पूछे तो वही विशेषण और उसमें खाली एमसीक्यू में ऑप्शन लिखना, ए बी सी जो भी हो उसमें, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना। और एक आता है विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्किंग आती है ना, इसमें भी दो क्वेश्चन होते हैं, दो क्वेश्चन। एक में आपको सेंटेंस होगा, उसमें प्रॉपर विराम चिन्ह लगाने हैं, पंक्चुएशन करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, वो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्किंग करनी है, बराबर। एक के अंदर वो विराम चिन्ह रखने हैं और दूसरे में एक एमसीक्यू आएगा, उसमें विराम चिन्ह का प्रकार बताना। विराम चिन्ह का प्रकार मतलब उसमें ऐसे आते हैं, जो आपके विराम चिन्ह आते हैं ना कि भाई क्वेश्चन मार्क है तो उसको हम कहते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह, बराबर। तो आपको सिंबल होता है यहाँ तो कि भाई ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, उसका गुजराती नाम बताओ, 3 ऑप्शन होते हैं उसमें, बराबर। यहाँ तो गुजराती नाम लिखा होता है, प्रश्नार्थ चिन्ह है तो प्रश्नार्थ चिन्ह किसको कहते हैं, वो उसके 3 नाम होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, उसमें बताना है कि प्रश्नार्थ चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, उद्गार चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क, बराबर, कि अवतरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमास, कि अल्प विराम मतलब कॉमा, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। तो ऐसे नाम होंगे, उसको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। एक में विराम चिन्ह रखने हैं, सेंटेंस में पंक्चुएशन करनी है, और एक के अंदर पंक्चुएशन नहीं करनी, खाली पंक्चुएशन मार्क बताने, वो विराम चिन्ह के प्रकार बताने। बात समझ में आ रही है। सेक्शन सी में क्या क्या आएगा उसकी तो अलग से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना, जो आपके पास पेपर सेट है वो पेपर सेट में अच्छी तरह से कवर करो, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन ऐसे याद रखना, जो भी ये 16 मार्क का आएगा सबको इस तरह से मेंशन करना अलग अलग, वो बहुत बेटर है, ठीक है। अब सेक्शन सी हुआ, और लास्ट सेक्शन डी जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है, उसे कैसे लिखना है वो भी समझ लो। अब सेक्शन डी में जो आपका राइटिंग स्किल का आता है, वो राइटिंग स्किल में जैसे ये पूछता है ना, संक्षिप्तीकरण, वार्ता लेखन, अहवाल लेखन, विचार विस्तार और निबंध लेखन, इन सब पे भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि भाई ये सबके रूल्स क्या क्या है। अभी तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे संक्षिप्तीकरण, तो संक्षिप्तीकरण मतलब कहलाता है कि हमारी प्रेसी राइटिंग, आपको गुजराती के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया होता है, प्रॉपरली गुजराती का ही पैराग्राफ होता है, उसकी समरी लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करके लिखना है कि भाई इस पैराग्राफ में क्या है, उस पैराग्राफ को 1/3 पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर। 1/3 में डिवाइड करना मतलब पैराग्राफ में क्या क्या बातें हैं उसकी समरी करके लिखनी है। जैसे आप वो क्वेश्चन आंसर्स में लिखते हो ना, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखते हैं, पूरा चैप्टर होता है तो स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं 3-4 लाइन का, बराबर। ये संक्षिप्तीकरण वैसे ही है, आपको पूरा पैराग्राफ होगा, अनसीन पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक का नहीं, अनसीन कोई भी पैराग्राफ होगा, पता करना है कि पैराग्राफ किसके बारे में है और उसकी समरी लिखनी है। और लिखेंगे कैसे, तो भाई वही बिल्कुल बीच में पहले लिखना संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण प्रेसी राइटिंग, फिर यहाँ पर बिल्कुल बीच में पहले शीर्षक होता है, शीर्षक मतलब टाइटल, शीर्षक मत लिखना, जो टाइटल हो, जो पैराग्राफ किसके बारे में है वो टाइटल देना है हमें, बराबर ना, वो हमें खुद टाइटल देना है, तो वो प्रॉपर टाइटल देना उसमें, और टाइटल देने के बाद फिर यहाँ पर पैराग्राफ करके वो संक्षिप्तीकरण लिखना उसमें, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, शीर्षक मत लिखना, जो टाइटल हो, पैराग्राफ जिसके बारे में है, कि सपोज अगर एजुकेशन के बारे में है तो वो लिखना भणतर, तो यहाँ टाइटल आएगा भणतर, और उसके बारे में जो टॉपिक हो वो तो अनसीन आएगा टॉपिक, पर लिखना कैसे कि एग्जैक्ट नहीं, जो पैराग्राफ है उसी की लाइन कॉपी करके लिख लो आप, उसकी समरी लिखनी है, ठीक है ना, ओन लैंग्वेज में लिखना है। चैप्टर होता है तो चैप्टर में कैसे आप चैप्टर की लाइन कॉपी नहीं कर देते, चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है वो ओन लैंग्वेज में लिखते हो, इंट्रोडक्शन जैसे, तो वैसे ही ये संक्षिप्तीकरण में लिखना है, बराबर। 4 मार्क का आएगा आपका, और संक्षिप्तीकरण पूरे पेज का नहीं होना चाहिए, 1/3 पार्ट में ही लिखना है, मतलब 4 से 5 लाइन मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी, बराबर। जिसकी मीडियम हैंडराइटिंग है, बड़ी हैंडराइटिंग हो तो समझो भाई 7-8 लाइन, जिसकी एकदम बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग रहती है वो ऐसे लिखते हैं, तो भाई सप्लीमेंट्री की आपकी 6-7 लाइन होनी चाहिए बस, ठीक है ना। पूरे पैराग्राफ को 1/3 में लिखना है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है। संक्षिप्तीकरण इसके देखना अलग से जो वीडियो बना हुआ है, उसमें पूरा रूल समझना ध्यान से। फिर वार्ता लेखन आता है, स्टोरी राइटिंग, उसमें आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, उसके ऊपर से स्टोरी लिखनी है, बराबर। वार्ता लेखन भी उसके लिए रूल्स आप देखना है, बाकी उसमें लिखते कैसे हैं कि भाई वार्ता लेखन जब आप शुरू करोगे तो यहाँ बिल्कुल बीच में वैसे ही लिखना वार्ता लेखन, बराबर, बीच में हेडिंग देना वार्ता लेखन,
भाई ये ऐसे बीच में लाइन मत करना, ये तो मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपका संक्षिप्तीकरण पूरा होगा, 2 लाइन छोड़ के वार्ता लेखन। वार्ता लेखन में बिल्कुल बीच में आपका शीर्षक, शीर्षक मतलब कि जो टाइटल रहेगा, ठीक है ना, स्टोरी का टाइटल क्या है वो, फिर उसके बाद स्टोरी लिखना शुरू करना। 2-3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ की आपकी स्टोरी, मैक्सिमम 1 पेज की हो, 1 पेज से ज्यादा की स्टोरी मत लिखना उसमें, पर प्रॉपर प्रॉपर स्टोरी बना के लिखना। और आखिरी में फिर उसका बोध, है ना, लास्ट में बोध लिखा जाता है, क्या है भाई उस स्टोरी का मोरल क्या है, बरोबर। वार्ता लेखन में वैसे लिखना कि ऊपर हेडिंग देना, बीच में वार्ता लेखन, फिर टाइटल देना उसका, बीच में वार्ता लिखना 1 पेज की, और लास्ट में बोध। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखनी चाहिए, दूर से ही दिखना चाहिए, नीचे अंडरलाइन किया करो तो दिखना चाहिए कि हाँ आपने टाइटल मारा है, आपने ये रखा है, बोध लिखा है, ठीक है। फिर वार्ता लेखन के बाद अहवाल लेखन, आपकी रिपोर्ट राइटिंग आती है। ज्यादातर अहवाल आपके स्कूल का ही आता है कि स्कूल में ये फंक्शन हुआ, उसके बारे में अहवाल लिखो, स्कूल के साथ यहाँ पिकनिक पे गए, उसके बारे में अहवाल लिखो। रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, तो वैसे ही इसमें भी कि अहवाल लेखन बिल्कुल बीच में लिखते हैं, अहवाल लेखन, ठीक है। यहाँ पे भी उसका जो भी शीर्षक हो, मतलब जिसके बारे में है, वो अहवाल लिखते हैं, बराबर। यहाँ पे वो डेट प्लेस, वो डेट प्लेस लिखते हैं ना, और उसके बाद फिर पूरा अहवाल, ठीक है ना। मैं तो अभी खाली शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ बीच में लिखना अहवाल लेखन, ये एक एक पार्ट आपका अलग अलग होना चाहिए। अहवाल लेखन यहाँ पे टाइटल, यहाँ डेट और प्लेस जैसे लिखते हैं जो फॉर्मेट वाइज है, और फिर यहाँ पे पूरा अहवाल लिखना। कैसे अहवाल लिखना है वो एक वीडियो में देखना, उसमें कि डिटेल में अहवाल क्या क्या बातें लिखी जाती है उसमें, बरोबर। अहवाल के बाद विचार विस्तार आता है आपका, ठीक है। विचार विस्तार, पोयम की लाइंस होती है ना, अनसीन पोयम की लाइंस होती है, 2 पोयम की लाइन होगी, उनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करनी है। 2 विचार विस्तार होंगे, कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है। तो विचार विस्तार के लिए भी बिल्कुल बीच में लिखना विचार विस्तार, और उसमें कोई टाइटल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, उसमें नॉर्मली आप विचार विस्तार शुरू कर दो, ठीक है ना। 1 पेज जितना ये भी होना चाहिए, सब 4-4 मार्क में है, सब 4-4 मार्क का पूछते हैं, तो वो सब 1-1 पेज जितना होना चाहिए आपका, ठीक है ना। या खाली विचार विस्तार, और फिर वहां पे शुरू कर दो, जिसके बारे में भी हो, जो पोयम की लाइन हो उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना, ठीक है। जितनी ये जो चीजें हैं, वो जितनी आपकी जो है वो राइटिंग स्किल अच्छी होगी, उतने ये 24 मार्क आपके ज्यादा कवर होंगे, बरोबर। ये चीज ध्यान में रखना। और आखिरी में जो निबंध लेखन आता है, निबंध लेखन तो है ना, ऐसे अब हर सब्जेक्ट में लिखते ही हो, तो यहाँ पे निबंध, यहाँ पे जो वो निबंध का शीर्षक है वो, और उसके बाद फिर पूरा निबंध लिखना हम शुरू करते हैं। निबंध 8 मार्क का आता है, 2 पेज या 2.25 पेज, 2.5 पेज, उससे ज्यादा नहीं। 2 पेज भी बहुत हो गए, बरोबर लिखे हैं आपने, अगर अंदर के फॉर्मेट बरोबर है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, जोड़नी मिस्टेक नहीं है, कॉन्सेप्ट मस्त लिखे हैं उसमें, तो फिर आपके पूरे 8 में से 8 मार्क आ जाते हैं 2 पेज में भी, बरोबर ना, नहीं होती उसमें कोई मिस्टेक, बरोबर मिल जाए, 2 पेज इनफ हो गया उसके लिए, बरोबर। तो ये लेखन में ये सब बातें ध्यान में रखना है। ऐसे आप फॉर्मेट लिखना है सेक्शन डी का, हर एक के लिए ऊपर टाइटल, ऊपर पहले टॉपिक लिखना क्या है, संक्षिप्तीकरण है, वार्ता लेखन है, फिर नीचे टाइटल, फिर जो है वो प्रॉपर उसमें स्टार्ट करो फॉर्मेट वाइज। समझ आ रही बात, कैसे लिखना है पूरा वो ध्यान में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं, इसमें वही बोल रहा हूँ फिर से, आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी आप गुजराती में अच्छे मार्क्स कवर करोगे, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से, कोई डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट आ रहा है कि सर ये कैसे है, वो कैसे लिखना चाहिए, और भी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो यहाँ कमेंट में लिखो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई उनमें कैसे लिखा जाता है, ओके। चलो, थैंक यू।